नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। मीडिया को दिए गए एक बयान में उन्होंने पूछा, जब बिहार में इतना विकास हुआ है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री घूम घूम कर प्रचार प्रसार और नुक्कड़ सभा क्यों कर रहे हैं? जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। अमित शाह इतना विकास कर दिया, नीतीश कुमार तो घूम कहला रहा, घर घर नुक्कड़ सभा हो रहा है। प्रधानमंत्री का ऐसा शोभा नहीं देता। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये वादे क्यों नहीं पूरे किए। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने 17 महीने में जितना काम किया है उतना गिरिराज सिंह ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी घोषणा केवल बात नहीं बल्कि जनता के प्रति वचन है। उन्होंने कहा कि हर पत्रकार के लिए पत्रकार हॉस्टल और हर जिले में प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग 70 किलोमीटर के दायरे में किए जाएंगे ताकि उन्हें घर से दूर रहकर परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का संकल्प पत्र जनता के जीवन में बदलाव लाने का दस्तावेज है और इसे किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो या टीचर्स होती हैं, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करें। तो ये सारी चीजें गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर? भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किए, समझे? आपके मैनिफेस्टो में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लू प्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं है। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका। खबर सिवान से है, जहां जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के झरही नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची मैरवा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी मुन्ना अंसारी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि बीते छठ पर्व के दिन मुन्ना अंसारी छठ घाट पर नहाने के दौरान डूब गए थे। पिछले 4 दिनों से परिवारजन लगातार खोजबीन में जुटे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह जब ग्रामीण जरही नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने शव को पानी में तैरता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि यह मामला डूबने का हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है। सिवान से ही बड़ी खबर सामने आई है, जहां दरौंदा थाना में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। उनका शव सिरसाव नवका टोला गांव के पास खेत से बरामद किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर गए तो उन्होंने खून से लथपथ एक शव देखा। पहचान करने पर पता चला कि शव दरौंदा थाना में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार का है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दरौंदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं सिवान एसपी और महाराजगंज के एसडीपीओ अमन कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एएसआई हत्या किसने और क्यों की। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। की एक बॉडी पड़ी हुई है तो उसी पे थाना आई थी कार्रवाई करने को।
पाया गया कि अनुभूति कुमार हैं पीएसआई दरभंगा थाना के, उनका ये शौक जो गर्दन काट करके और ये रोड के करीब 50 मीटर अंदर जो है दिखते थे और मिला, और वहीं पे बाइक के बगल में मिला था उनका। फिर हर अंदर को पुलिस छानबीन कर रही है और जल्दी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या है। थैंक यू सर। बीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, स्वागत है, मगर दुख इस बात का है कि वे सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। चुनाव खत्म होते ही न प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री बिहार की सुध लेने आते हैं। साहनी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक किसी वादे पर अमल नहीं हुआ। बिहार के युवा अब रेल में काम ढूंढ रहे हैं, जबकि वादा रोजगार देने का किया गया था। अमित शाह द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने के सवाल पर मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी को जलेबी की तरह बातों को नहीं घुमाना चाहिए। अगर सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी औपचारिक घोषणा करें। उन्होंने तंज कसा कि महाराष्ट्र में भी शिंदे जी को मुख्यमंत्री बताया गया था, फिर क्या हुआ देश जानता है। बीजेपी पहले से ही खेल की रणनीति तैयार रखती है। मुकेश साहनी ने कहा कि नीतीश कुमार अब 2010 वाले मुख्यमंत्री नहीं रहे। महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार का चेहरा सामने रहता है तो ये विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित होगा। सरकार बनता तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का, तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे, कभी एक रोज मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज गा रहे बोल रहे, युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मजा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से होंगे। अमित शाह ने बहुत दिनों बाद फिर से कह दिया कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, नहीं, देखिए ये घुमा के बोले हैं, जलेबी बनाए हैं। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी तरीके से अगर वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि सीएम डिक्लेयर हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर हुआ, वैसे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब मैं मानूंगा। ये तो चक्रे घुमा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में नहीं देखे थे क्या? शिंदे जी के लिए नहीं बोलते थे कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम हुआ? खैर यहाँ पे तो परिणाम उनके पक्ष में आना ही नहीं है, तो चुनाव के बाद तो ये कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अभी भी अगर उनके पास है कि अगर नीतीश जी अगर उनके सीएम बनाना चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और खुले शब्द में बोलना चाहिए कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अभी पिछली बार तो 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव जीत के आएंगे, विधायक दल का नेता बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यानी कि अमित शाह डिसीजन नहीं ले रहे, वो विधायक दल के लेंगे कि वो बनेंगे। अब किसको बनाएंगे? जिसके पास नंबर होगा वो लोग खेला करने का सोच पहले से बना कर रखे। तो ये सिर्फ घुमा रहे हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष इस पे हमला कर रहे हैं, तो मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं कोई हमला नहीं कर रहा। मेरे लिए तो अच्छा है कि नीतीश जी का चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश जी 2010 में फैक्टर हुआ करते थे, 2015 या 2020 में वो परिस्थिति बना कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज तो अस्वस्थ होने के कारण हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हमारे सामने में अगर नीतीश जी का चेहरा है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है बात है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बेतिया प्रखंड क्षेत्र में मतदाता पर्ची का डोर टू डोर वितरण कार्य शुरू हो गया है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर राजीव रंजन कुमार मझोलिया ने बताया कि छठ पर्व से पहले ही इस कार्य की शुरुआत कर दी गई थी और अब छठ के बाद बीएलओ घर घर जाकर पर्ची वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मतदाता पर्ची केवल मतदाता को ही दी जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। साथ ही पावना रसीद पर मतदाता के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। गुरुवार को बकरिया पंचायत के वार्ड संख्या 2 और 5 में बूथ संख्या 272 के लिए बीएलओ रामबालक प्रसाद ने पर्ची वितरण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका और उनके परिजन भी सहयोग में शामिल रहे। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर मतदाता तक मतदान से पहले पर्ची समय पर पहुंच जाए। नहीं देना है, जो प्रेजेंट में है उसी को देना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे परिवार का कोई आदमी का अगर है तो आप दे सकते हैं कि नहीं? क्या हमारे फैमिली मेंबर में से किसी का अगर हम लेना चाहें तो मिल सकता है कि और नहीं? दे देंगे, लेकिन वो होना चाहिए घर पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बाहर में है, विदेश में है, उसका नहीं दे पाएंगे। अच्छा अच्छा। किस विद्यालय में पदस्थापित हैं आप? यूएमएस कुर्मी टोला।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के वरुराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मैदान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में करीब 14 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद रहे। चारों ओर प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक अनोखा भक्त सबका ध्यान अपनी ओर खींचता हुआ नजर आया। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले श्रवण साह नाम व्यक्ति ने खुद को मोदी भक्त हनुमान के रूप में तैयार किया था। उन्होंने बताया कि वे अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 161 सभाओं में हिस्सा ले चुके हैं और जहां भी पीएम मोदी की सभा होती है वहां पहुंचना वे अपना धर्म मानते हैं। श्रवण साह पूरी तरह हनुमान के भेष में सभा स्थल पर आकर्षण का केंद्र बने रहे और लोग उनके साथ सेल्फी लेने को उत्साहित नजर आए। बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ममता सरकार अपने अधिकारियों को वोटर लिस्ट निरीक्षण में लगा रही, वहीं दूसरी तरफ विरोध का नाटक कर रही। ये दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट निरीक्षण की प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है, जैसे असली वोटरों के नाम काटे जाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है और जनता के मताधिकार के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआर जिस मकसद से किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। एसआर का मतलब किसी को जबरदस्ती वोट अधिकार से वंचित नहीं करना। वोट अधिकार से कोई किसी को वंचित करने का अगर कहीं कोई कोशिश होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ हमारा जो आंदोलन, हमारा जो जंग वो हम जारी रखेंगे। इसलिए सर देश भर में हमारा ये प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी, ये पार्टी खुद एसआर में सारे ऑफिसर को तैनात कर दिए हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बातों में कभी कभी इनके विरोध भी कर रहे हैं। इनकी अलग मसला है। कांग्रेस की मसला साफ है कि हम किसी वैध वोटर को, लेजिटिमेट जो वोटर हैं, इनको अवैध हम घोषित करने नहीं देंगे। इसके लिए जहां तक जाना है, चाहे कोर्ट की दरवाजा खटखटाना चाहिए, सदन, सड़क, हर जगह हम आंदोलन। वोट मांगने के दौरान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है और इससे साफ झलकता है कि एनडीए की लहर पूरे बिहार में चल रही है, जिससे विपक्ष पूरी तरह हताश हो गया है। संतोष सुमन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजद समर्थित गांव में वोट मांगने गए थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है और विपक्ष अपनी बौखलाहट में इस तरह के कारनामे कर रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे हमलों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से मतदान के जरिए जवाब देना चाहिए। देखिए, निंदनीय है, जितने इसकी भर्त्सना किया जाए कम है। ये दर्शाता है कि एनडीए की लहर चल रही है, विपक्षी हताश हो गया है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की घटना घटित हो रहा है। जो गांव था राजद समर्पित गांव था और वो गए थे वोट मांगने के लिए, वोट नहीं देके गाली गलौज दिया गया और उसके बाद खदेड़ा गया, समझिए कि ईटा पत्थरों से मारा गया, सारी गाड़ियों को चूर चूर किया गया। ये घटना निश्चित तौर पर एक मैंने काला दिन है हम सब के लिए और ये दर्शाता है कि उन लोग हताश हैं, परेशान हैं, इसलिए इस तरह की घटना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यह सभा वरुराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में आयोजित की गई थी। इस दौरान मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ करीब 14 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित किया। तेज बारिश के बावजूद भी सभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति ने उत्साह को और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है और इस अपमान का जवाब बिहार की जनता वोट से देगी। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार काम पर विश्वास करती है, वादों पर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहाँ की लीची जितनी मीठी होती है,
उतनी ही मीठी आपकी बोली भी। और आपका ये प्यार इतनी बारिश के बावजूद भी मैं देख रहा हूं हुजूम आ ही रहा है। बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है। दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए।
जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है, उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। और इसमें से ये अभियान करने का विचार मेरे मन में पैदा हुआ। ये अभियान छठी मैया की पूजा से जुड़ी हमारी परंपरा के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगी।